अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। A2 फिज़िक्स 9702 का चैप्टर 17 ऑसिलेशंस, इस सिलसिले का ये पहला लेक्चर है और जो है वो ये एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है जो कि मोशन इन अ सर्कल, ग्रेविटेशन के साथ साथ एक तरीके से मैकेनिक्स का पार्ट है आपके A2 फिज़िक्स में। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन इससे आया हुआ होता है तो इसको बहुत तवज्जो से देखने की ज़रूरत है। वैसे तो तमाम चीज़ें ही तवज्जो से देखने की ज़रूरत है, लेकिन बहरहाल ये जो है वो हमारे पास ऑसिलेशंस की हम बात करने जा रहे हैं। हमने जो टाइप्स ऑफ मोशंस पढ़ी हैं उनको अगर आप रिकॉल करें तो उसमें एक है ट्रांसलेटरी मोशन, यानी मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, और इससे रिलेटेड हमने बहुत से जो है वो वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और ये सारी चीज़ें, डिस्प्लेसमेंट वगैरह की हैं, और ये बेसिकली आप कह सकते हैं कि AS फिज़िक्स में हम देख चुके हैं सारी चीज़ें। दूसरे हमारे पास सर्कुलर मोशन है, जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि आपके A2 फिज़िक्स का पहला चैप्टर जो है मोशन इन अ सर्किल है। तो ये हमारे पास ज़ाहिर है कि एक बहुत इम्पोर्टेंट मोशन है, और पूरी यूनिवर्स में सर्कुलर मोशंस के जो है वो नंबर ऑफ़ एग्जांपल्स मौजूद हैं। तो ये क्या है? तो सिंपली आप ये लिख सकते हैं कि मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्किल। तो ये हमारे पास जो है वो सर्कुलर मोशन है। यहाँ अब हम बेसिकली बात करने जा रहे हैं ऑसिलेशन की। तो ये जो थर्ड मोशन है वो ऑसिलेटरी मोशन है। एंड हाउ यू विल डिफाइन दिस? तो सिंपली आप ये कह सकते हैं कि द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। टू एंड फ्रो मोशन का तो मतलब क्या होता है कि आप जो है वो इसको ये कह रहे हैं कि अगर हमारे पास जो है वो कोई 2 पॉइंट्स हैं A और B, और एक बॉडी हमारे पास फर्स्ट कर लीजिए कि ये P बॉडी है, तो ये अगर इधर जाती है B की तरफ और फिर वापस आ रही है, तो दिस इज़ टू एंड फ्रो मोशन। और इसी मोशन को जो कि हमारे पास रिपीट करती है अपने आप को इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, तो हम कहते हैं कि ये ऑसिलेटरी मोशन है। दोनों टाइप के मोशंस जो कि सर्कुलर मोशन हैं और ऑसिलेटरी मोशंस हैं, इन पे अगर हम गौर करें तो हम जैसे कि अभी बात कर चुके हैं, पहले भी बात कर चुके हैं कि जब हम सर्किल में मूव करती हुई किसी बॉडी को देखते हैं तो वो किसी पॉइंट से स्टार्ट करके और जो है वो पूरे सरकमफेरेंस पे मूव करके और वापस अपने जगह आ जाती है। तो ये एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अपने आप को रिपीट कर रही है। तो हम कहते हैं कि ये जो है वो पीरियोडिक मोशन है, यानी जब एक ख़ास टाइम पीरियड के बाद अपने आप को रिपीट किया जाए तो वो मोशन पीरियोडिक मोशन होती है। और यहाँ पर भी हम इसी तरीके से देख रहे हैं कि अगर हमारे पास जो ये बॉडी है P, ये गई है B की तरफ और वापस आई है, तो ये अपनी मोशन को रिपीट कर रही है। और ये रिपीटिशन जो है वो टू एंड फ्रो मोशन है बिटवीन 2 पॉइंट्स। और ज़ाहिर है कि इसमें मीन पोजीशन की अगर हम बात करें तो मीन पोजीशन जो है वो मुख्तलिफ़ सिचुएशन में मुख्तलिफ हो सकती है, इस पर आइए हम आगे बात करते हैं। लेकिन जो असल चीज़ है वो ये है कि हमारे पास टू एंड फ्रो मोशन जो है, बॉडी हमारे पास पॉइंट A से पॉइंट B पर गई और फिर वापस आ गई और फिर ये अपने आप को, ये मोशन को इसी तरह रिपीट कर रही है। तो ये एक ऑसिलेटरी मोशन है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ ऑसिलेशन। इसमें इस चैप्टर में हमारे पास कुछ बड़े इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। हम एक्चुअली ये सारी टर्म्स तकरीबन वेव्स मोशंस में AS के पढ़ चुके हैं, लेकिन इनको रिकॉल करना ज़रूरी है ताकि यहाँ पर हम इनको अच्छे से समझे हुए हों तो हम उसको फिर अप्लाई कर सकें। डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्टेंस कवर्ड ऑन वन साइड ऑफ द मीन पोजीशन। तो जैसे मैंने भी आपसे कहा कि मीन पोजीशन जो है वो मिसाल के तौर पर फर्ज कर लीजिए कि अगर हम एक पेंडुलम की बात करें तो पेंडुलम की सिचुएशन क्या है कि वो जो है वो यहाँ फंस किया कि हमने एक पेंडुलम हैंग किया हुआ है और ये इसकी मीन पोजीशन है, और इस मीन पोजीशन से वो एक टाइम पे कहीं इस तरफ, दूसरी साइड पर, राइट साइड पर, और इसी तरीके से जो है वो फिर कहीं लेफ़्ट साइड पर मूव करता हुआ हमें नज़र आता है। तो ये हमारे पास जो है वो ज़ाहिर है इसका शेप चेंज नहीं होगा। तो ये डायग्राम मैंने बनाई है उसके लिहाज से आपको लग रहा है कि कोई शेप चेंज हो गया है इसका, तो ये शेप वेप चेंज नहीं होगा, लेकिन ये जो है वो पोजीशन इसकी मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ हमारे पास जो है वो पोजीशन इसकी इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो हमारी मीन पोजीशन है, जैसे मैंने भी आपको कहा कि वो टर्म बार बार यूज़ हो रही है। तो यहाँ से हमने स्टार्ट किया है पोजीशन A समझ लें, फिर ये पोजीशन B पर गया और फिर उसके बाद ये दूसरी तरफ पोजीशन C पर आया। तो A जो है ये इसकी
मीन पोजीशन है, और बी या सी जो हैं इनके लिए हम लफ्ज़ यूज़ करेंगे या टर्म यूज़ करेंगे एक्सट्रीम पोजीशन का। तो ये याद रखिए कि ईदर साइड ऑफ मीन पोजीशन यू विल हैव एक्सट्रीम पोजीशंस। लेकिन यहाँ जो असल बात थी वो ये थी कि डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो हमने कहा कि यहाँ से जो है वो बॉडी ए अपनी मीन पोजीशन से थोड़ा भी अगर डिस्प्लेस हुआ है तो एक ज़ाहिर है कि यहाँ पर हमारे पास जो है वो लेंथ कवर हुई है या डिस्प्लेसमेंट हमारे पास है या डिस्टेंस कवर है। तो ये सिंपल सा एक हमारे पास जो है वो टर्म यूज़ हुई डिस्प्लेसमेंट के लिए, या डिस्प्लेसमेंट हुआ है, यानी बॉडी अगर यहाँ से चल के मिसाल यहाँ पहुँची है तो कोई डिस्प्लेसमेंट हुआ है। लेकिन अगर हम एम्पलीट्यूड की बात करें तो फिर एम्पलीट्यूड क्या होता है, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑन ईदर साइड ऑफ द मीन पोजीशन। तो इसका मतलब ये है कि ए से बी तक का जो डिस्टेंस है ये भी डिस्टेंस कवर है, लेकिन ये मैक्सिमम डिस्टेंस कवर है, तो ये एम्पलीट्यूड होगा या एम्पलीट्यूड कहलाएगा। इसी तरीके से पॉइंट ए से पॉइंट बी तक का जो डिस्टेंस है ये मैक्सिमम डिस्टेंस है, तो इसको हम एम्पलीट्यूड कहेंगे। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नॉर्मली हम एम्पलीट्यूड को ए से रिप्रेजेंट करते हैं। आप देखेंगे कि कुछ कंडीशंस में हम इस ए को एक्स नॉट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हम कह सकते हैं इसे। तो दिस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर एंड रिकॉल। टाइम पीरियड आपको पता है, टाइम फॉर वन कंप्लीट ऑसिलेशन का लफ्ज़ हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं। यहाँ से अगर मिसाल के तौर पर एक बॉडी सर्कुलर मोशन में है और वो चल के वापस आती है तो हम कहते हैं कि ये इसका टाइम पीरियड है। लेकिन यहाँ पर अगर हमारे पास ये बॉडी जो है बॉल है मसलन या कोई भी चीज़ है स्प्रिंग से अटैच थी या कुछ भी था, ये यहाँ गई और फिर वापस आ गई, तो इसने एक वाइब्रेशन कंप्लीट की और जिस टाइम में ये वाइब्रेशन कंप्लीट हुई वो इसका टाइम पीरियड है। इसी तरीके से अगर हम फर्स्ट कीजिए कि पॉइंट ए से शुरू कर रहे हैं ऑसिलेशन नोट करना, तो ये कहाँ जाएगा, बी पर, बी से वापस ए पर, ए से सी पर, और सी से दोबारा ये हमारे पास वापस आ जाएगा ए पर। तो इस सारे के लिए इसने जो टाइम लिया वो हमारे पास टाइम पीरियड है। लेकिन नॉर्मली होता ये है कि हम किसी एक साइड से, यानी बी से मिसाल के तौर पर हमने शुरू किया, तो जब ये बी पॉइंट से सी पर जाकर वापस बी पर आएगा तो हम कहेंगे कि इसने एक ऑसिलेशन कंप्लीट की और इसके लिए जो टाइम है वो टाइम पीरियड है। तो याद रखिए कि आप इसको सी से भी शुरू कर सकते हैं, वापस सी पर आ जाएं। आप इसको बी से शुरू कर सकते हैं, वापस बी पर आ जाएं, या ए से शुरू कर सकते हैं। तो फिर ज़रा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि ए से बी पर गए, बी से ए पर आए, फिर सी पर गए, फिर वापस ए पर आए, तो एक ऑसिलेशन कंप्लीट होगी। लेकिन ईदर वे जो भी आप जो है वो इनिशियल पोजीशन ले रहे हैं, याद रखिए कि आप बात को मीन पोजीशन से भी शुरू कर सकते हैं और एक्सट्रीम पोजीशन से भी वाइब्रेशन इसकी नोट डाउन की जा सकती है या स्टार्ट की जा सकती है। लेकिन एक कंप्लीट ऑसिलेशन क्या है कि जैसे मैंने आपको बताया, बी से सी पर जाना और फिर वापस बी पर आना, ये एक कंप्लीट ऑसिलेशन है। सी से बी पर जाना और फिर वापस सी पर आना, ये कंप्लीट ऑसिलेशन है। या जैसे मैंने आपसे कहा कि बी से ए से बी पर गए, बी से ए पर आए, फिर सी पर गए, फिर ए पर गए, ये एक कंप्लीट ऑसिलेशन है। सिमिलरली ए से सी पर गए, सी से वापस ए पर आए, फिर बी पर गए, फिर ए पर आए, ये भी एक कंप्लीट ऑसिलेशन है। तो 3-4 तरीके से हम इसको देख सकते हैं। और ये बात जो है, बॉटम लाइन जो है वो ये है कि एक कंप्लीट ऑसिलेशन के लिए जो टाइम पीरियड है वो हमारे पास जो टाइम है वो हमारे पास टाइम पीरियड होगा। फ्रीक्वेंसी इसके जस्ट अपोजिट है और हम ये लिखते हैं कि साहब नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर यूनिट टाइम। यानी अगर हमारे पास सपोज़ के 1 सेकंड में अगर हम नोट कर रहे हैं और हम ये देख रहे हैं कि कोई चीज़ 8 टाइम्स जो है वो बी से सी पर जाके फिर दोबारा बी पर वापस आती है, तो हम कहेंगे कि उसने 8 वाइब्रेशंस कंप्लीट कर ली हैं। तो 8 वाइब्रेशंस जो हैं वो अगर कंप्लीट हुई हैं हमारे पास कितने टाइम में, 1 सेकंड में, तो हम कहेंगे कि इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 8 हर्ट्ज़ है। फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्ज़, तो हमने कहा कि जी ये 8 हर्ट्ज़ है। तो बी केयरफुल ऑफ दीज टर्म्स। अच्छा, फेज़ जो है ये भी हम पढ़ भी चुके हैं, यहाँ पर भी इसको दोबारा डिस्कस करेंगे डिटेल में। लेकिन फ़िलहाल एक सिंपल सी जो डेफिनेशन है बेसिकली वो क्या है, स्टेट ऑफ वाइब्रेशन ऑफ अ बॉडी। तो क्या मतलब है इस बात का कि अगर हमारे पास जो है वो हम ये देख रहे हैं कि उसकी कि कोई 2 बॉडीज़ हमारे पास हैं और वो इस तरह से मूव कर रही हैं कि लाइक एक पेंडुलम है जो बी से चलता है और वापस
बी पर आता है। एक दूसरे पेंडुलम की हमने एक सिचुएशन ली हुई है जो मिसाल के तौर पर हमारे पास यहाँ सी से चलता है और फिर सी पर वापस आता है। तो ये हमारे पास जो है वो फिर देखना होगा कि हमारे पास ए यानी जो एग्जाम्पल 1 थी या जो पेंडुलम 1 था वो और पेंडुलम 2 जो है उस उनके पेंडुलम्स किस तरह से मूव कर रहे हैं। तो पता चला कि बी जो है वो यहाँ जा रहा है, तो उस वक्त सी जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। तो आप कहेंगे कि जी इनकी जो स्टेट ऑफ मोशन है वो अपोजिट है, तो हम ये कहेंगे कि जी ये आउट ऑफ फेज़ हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि इसको डिटेल में फिर मैं डिस्कस करूँगा, लेकिन फ़िलहाल इसकी जो बेसिक सी एक आइडिया है, कॉन्सेप्ट है, वो आपको दे रहा हूँ कि बी से सी पर गए, दूसरी तरफ पेंडुलम जो था दूसरे केस में या दूसरी सेटिंग में वो सी से बी की तरफ जा रहा है, तो हमने कहा कि ये आउट ऑफ फेज़ हैं। इसी तरीके से ये भी पॉसिबल है कि हमारे पास जो है वो दोनों केसेस में हमने पेंडुलम बी से शुरू किया हो और जिस वक्त हमारे पास यानी पेंडुलम एग्जाम्पल 1 या पेंडुलम 1 के जो केस था उसमें बी से सी जा रहा है, तो यहाँ पर भी वो पता चला कि बी से सी ही जा रहा है, तो हम कहा कि ये दोनों जो हैं वो सिस्टम इन फेस चल रहे हैं। इसकी बहुत ही एक आसान सी एग्जांपल जो मैं हमेशा बताता हूँ बच्चों को, वो ये है कि जब आप वॉक करते हैं तो वॉकिंग में आपके जो लेग्स हैं वो आउट ऑफ फेस चल रही होती हैं, या आपके हाथ जो हैं वो आउट ऑफ फेस चल रहे होते हैं। ऐसा नहीं होता कि आप जो है वो अगर वॉक कर रहे हैं तो दोनों जो आपके हैंड्स हैं वो यहाँ हैं या दोनों हैंड्स आपके यहाँ हैं। होगा क्या कि अगर आपका एक हाथ आगे की तरफ है तो एक हाथ पीछे की तरफ होता है, तो इस तरीके से कुछ वॉकिंग का सिलसिला बनता है। तो ये हम कहते हैं कि हमेशा आउट ऑफ फेज़ हैं हमारे हाथ भी और लेग्स भी। यानी जब मिसाल के तौर पर ये राइट हैंड अगर आगे है तो राइट लेग पीछे है, और लेफ़्ट हैंड अगर पीछे है तो हमारे पास लेफ़्ट लेग आगे है। सो दिस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये आप कह सकते हैं कि हमारे पास आउट ऑफ फेस हम चल रहे होते हैं, यानी हमारे लेग्स भी और हमारे हाथ भी जो हैं, हाथ क्या मतलब आर्म्स कह लें आप उसको कंप्लीट, वो आउट ऑफ फेस चल रहे होते हैं। तो दिस इज़ समथिंग विच इज़ अबाउट दी फेस। नाउ वी आर डीलिंग विद द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस यू कैन से चैप्टर। अगर आपकी ये बात समझ में आ जाती है तो बहुत सारी बातें आसान हो जाती हैं। याद रखिए कि यहाँ हमने एक जो है वो एग्जाम्पल ली हुई है स्प्रिंग और एक ब्लॉक की जो हमारे पास स्प्रिंग से अटैच है, और हमारे पास जो टॉपिक है बेसिकली वो क्या है, तो हमने कहा कि टॉपिक है मोशन अंडर रेस्टोरिंग फोर्स। अब यहाँ पर हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म यूज़ हम कर रहे हैं, रेस्टोरिंग फोर्स। इसको हमें समझना है और जो है वो इसी से फिर हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ एक और इस डायग्राम से पहले मैं एक और डायग्राम बनाना चाहूँगा, और वो इस तरह से है कि लाइक अगर आपके पास मिसाल के तौर पर कोई एक बॉडी है और आपने कुछ इस तरह का एक सिस्टम बनाया हुआ है कि एक यहाँ से पुली है और यहाँ एक आपने स्प्रिंग लिया हुआ है। ये स्प्रिंग से एक हमारे पास ब्लॉक अटैच था, और इस ब्लॉक से हमने एक न्यूटन मीटर अटैच किया हुआ है। न्यूटन मीटर क्या होता है? जो आपके फोर्सेस को मेजर कर रहा होता है। जब एक्सटेंशन आती है तो फोर्स आती है और उस फोर्स को आप मेजर करते हैं। इससे हैंग कर दिया आपने एक मैस या एक पेन। अब जब इस पेन या इस मैस को आप बढ़ाना शुरू करते हैं तो आप देखते हैं कि ज़ाहिर है इसका वेट है, और उस आप जो है वो एक आपने वेट रखा, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो इसमें क्या होगा कि ये वेट जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे आप देखेंगे कि जो आपका न्यूटन मीटर है वो एक रीडिंग शो कर रहा है, और वो रीडिंग जो शो हो रही है वो आपको ये बताती है कि कोई फोर्स एक्ट हो रही है। लेकिन आप देखते हैं कि ये ब्लॉक मूव नहीं कर रहा। तो दो बातें हैं इसमें। एक तो ये है कि ज़ाहिर है हम ये कह सकते हैं कि जी हमारे पास यहाँ एक फ़ोर्स ऑफ फ्रिक्शन है जो इसके अपोजिट डायरेक्शन में है। जो हम फोर्स लगा रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फ़ोर्स ऑफ फ्रिक्शन है जो ब्लॉक को आगे नहीं बढ़ने दे रही है। लेकिन अगर हम यहाँ एक फ्रिक्शनलेस सिचुएशन कंसीडर करें, हम ये कहेंगे नहीं भाई हमारे पास जो है वो यहाँ एज सच कोई फ्रिक्शन नहीं है बिटवीन द ब्लॉक एंड द सरफेस, तो फिर क्यों नहीं आगे बढ़ रहा है? तो हमने कहा कि इसका मतलब ये है कि इस वक्त हमारे पास स्प्रिंग जो है वो एक फ़ोर्स यहाँ पर लगा रहा है, और वो इतनी ज़्यादा है कि वो इसको आगे नहीं बढ़ने दे रही। लेकिन एक ख़ास
पॉइंट के बाद, एक ख़ास वेट के बाद हम देखते हैं कि इस पूरे सिस्टम ने यानी ब्लॉक ने आगे की तरफ मूव करना शुरू कर दिया, तो हम ये कह सकते हैं कि इस वक्त जो रेस्टोरिंग फोर्स थी, यानी जो अपने आप को मेंटेन रखना चाहती थी अपनी पोजीशन को, वो रेस्टोरिंग फोर्स थी। किस में थी? वो स्प्रिंग में थी, और उसने ब्लॉक को आगे नहीं बढ़ने दिया। तो ये जो डायरेक्शन मैंने यहाँ अभी शो की है, ये असल में आपके पास डायरेक्शन है किसकी? अप्लाइड फोर्स की। तो आप इसको कह सकते हैं कि ये अप्लाइड फोर्स है। और दूसरी तरफ जो आपके पास फोर्स आ रही है, वो आ रही है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, अपोजिट डायरेक्शन में। और वो फोर्स क्या है? वो रेस्टोरिंग फोर्स है, जो अपने आप को रेस्टोर या इस सिस्टम को रेस्टोर करना चाहती है या आगे नहीं बढ़ने देना चाहती। तो रेस्टोरिंग फोर्स की टर्म हम यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ ये सिस्टम है। अच्छा, इसी बात को लेकर अगर हम यहाँ पर अप्लाई करें तो हमने देखा कि एक ब्लॉक पोजीशन ओ पर था, इसको हमने एक फोर्स लगाकर और हम पॉइंट ए पर ले गए, तो जाहिर है कि कुछ ना कोई एक्सटेंशन हमारे पास आई। इस वक्त जब ये हम काम कर रहे हैं या फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो जो हमारा स्प्रिंग है वो इतना तो कहना चाहिए कि स्ट्रॉन्ग नहीं था कि वो उसको मूव ही ना करने देता, लेकिन फिर भी उसके अंदर एक डिफॉर्मेशन हो रही है, और उस डिफॉर्मेशन की वजह से उसके अंदर एक फोर्स डेवलप हो रही है अपोजिट डायरेक्शन में। तो हमने कहा कि जैसे ही हमने ब्लॉक ए को यहाँ पर जो है वो लीव किया, छोड़ दिया, तो हमने देखा कि ब्लॉक ए जो था वो वापस मूव करने लगा पोजीशन ओ की तरफ। अब ऑब्वियसली जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि अगर हम रेस्टोरिंग फोर्स की बात ना करें मसलन, तो फ़ौरन ये एक क्वेश्चन डेवलप होगा, जहन में आएगा कि भाई ये जो मोशन है फ्रॉम ए टू ओ, ये कैसे हो गई? ओ से ए तो भाई हम खींच के ले गए थे इसको, लेकिन ए से ओ कैसे चली गई है? तो मालूम ये हुआ कि कोई ना कोई फोर्स इसके ऊपर ए से ओ डायरेक्शन में एक्ट कर रही है। वो कौन सी फोर्स है? वो हमने कहा कि वो इलास्टिक रेस्टोरिंग फोर्स है या रेस्टोरिंग फोर्स है। किस चीज़ की रेस्टोरिंग फोर्स है? काहे में है? वो स्प्रिंग में है। जब ये हमारे पास, जैसे मैंने भी आपको बताया कि रेस्टोरिंग फोर्स मूव करके इसको इस पॉइंट तक ले आएगी, तो हमारे पास ओरिजिनल पोजीशन पर आप आ गए। तो स्प्रिंग जो था, जितना उसमें स्ट्रेच हुआ था या जितना हमने उसको एक्सपेंड किया था, वो वापस आ गया अपनी जगह पर। अब ये हमारे पास ओ से बी की तरफ क्यों जा रहा है? तो हमने कहा कि सिंपल सी बात यह है कि हमें जो हमने एएस में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है इनर्शिया का, वो रिकॉल करना पड़ेगा। तो इस पोजीशन पर इसमें इनर्शिया मौजूद है, और वो क्या है? इनर्शिया क्या था कि बॉडी अपनी ओरिजिनल स्टेट को मेंटेन रखने की कोशिश करती है। तो जब ये वापस आ रहा था ब्लॉक, जब ये ब्लॉक पॉइंट ए से ओ की तरफ आ रहा था, तो ये मूविंग स्टेट में था या मोशन में था, तो उस मोशन को ये बॉडी मेंटेन करने की कोशिश करती है, और उसकी वजह से ये बॉडी जो है वो टुवर्ड्स पॉइंट बी मूव करती है। अब यहाँ पर गौर कीजिए कि अब आपके पास एक तरीके से जो इनर्शिया की वजह से जो फोर्स अप्लाई हो रही है वो इस डायरेक्शन में है, और ये फोर्स क्या कर रही है? ये स्प्रिंग को कंप्रेस कर रही है। तो ये स्प्रिंग जो था वो यहाँ कंप्रेस हुआ है, और अगेन द सेम थिंग, जब ये कंप्रेस हुआ है तो आप इसकी शेप में चेंज कर रहे हैं या डिफॉर्मेशन ला रहे हैं, तो क्या हो रहा है? अगेन उसके अंदर एक जो है वो आप कह सकते हैं कि रेस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो रही है। और जैसे ही आपकी इनर्शिया वाली जो अप्लाइड फोर्स थी या इनर्शिया की वजह से जो अप्लाइड फोर्स थी वो जो है वो स्प्रिंग को मैक्सिमम कंप्रेशंस पे ले गई, तो उसके बाद जो है वो स्प्रिंग ने जो है वो कंप्रेस होने से इनकार कर दिया और एक रेस्टोरिंग फोर्स अप्लाई की इन दी अपोजिट डायरेक्शन। तो फिर आपके पास जो है वो जो ब्लॉक है वो बी से ओ की तरफ मूव कर रहा है। तो ये हमारे पास जो मोशन है ब्लॉक की, ये मुस्तकिल मौजूद रहेगी। और जैसे मैंने भी आपको बताया कि हमारे पास जो ये ब्लॉक है वो बिटवीन पॉइंट ए टू ओ टू बी एंड देन बी टू ओ टू ए ये मूव कर रहा है। और अभी हम जैसे पढ़ के आए हैं कि ये टू एंड फ्रो मोशन है, तो हमने कहा कि ये हमारे पास जो है वो वाइब्रेटरी मोशन में है ये ब्लॉक। अब यहाँ दो तीन चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट हैं इस एग्ज़ाम्पल में। पहली चीज़ तो ये है कि जो हम हुक्स लॉ से पढ़ के आए हैं कि जो रेस्टोरिंग फोर्स है वो F = -kx है।
यानी जैसे मैंने भी आपको बताया कि यहाँ क्या दिखाया जा रहा है कि फोर्स उतनी ही ज़्यादा होगी जितना इसका डिस्प्लेसमेंट होगा। यानी अगर आप इसको यानी थोड़ा सा इसको अगर आपने स्प्रिंग को अभी जो है वो एक्सपेंड किया है और फोर्स लगाई है तो ज़्यादा रेस्टोरिंग फोर्स भी छोटी होगी और आप देखेंगे कि इसकी जो वाइब्रेशन है वो भी कम होगी और इसका एम्पलीट्यूड कम होगा। लेकिन अगर जो है वो आपने इस पर ज़्यादा फोर्स लगाई है, अप्लाइड फोर्स ज़्यादा है, तो फिर इसकी रेस्टोरिंग फोर्स भी ज़्यादा है और फिर आप आएंगे कि इसका एम्पलीट्यूड भी बढ़ जाएगा। ये मैं अभी आपको जो एक एनिमेशन भी इस पर दिखाऊंगा, लेकिन फ़िलहाल जो बुनियादी चीज़ है वो ये कि हुक्स लॉ को हम कैसे देख रहे हैं। तो हुक्स लॉ क्या बता रहा है हमें, Fe = -kx। इसमें जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया है कि क्या क्या चीज़ें हैं, तो पता चला कि Fe जो है वो इलास्टिक रेस्टोरिंग फोर्स है, x जो है वो कोई एक्सटेंशन है स्प्रिंग की, और k जो है वो स्प्रिंग कांस्टेंट है जिसको आप पढ़ के आए हैं AS में। और ये स्प्रिंग कांस्टेंट जब स्टिफनेस को भी जाहिर करता है, तो बी केयरफुल ऑफ दीज कॉन्सेप्ट्स। यहाँ पर हमने नेगेटिव साइन यूज़ की है और जैसे कि मैंने यहाँ मेंशन भी किया कि नेगेटिव साइन शोज दैट Fe इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। तो जो डिस्प्लेसमेंट है जितना ज़्यादा होगा, और यही हमने हुक्स लॉ से पढ़ा भी था कि F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू x, और यहाँ पर हमारे पास जो है वो हम इसको मज़ीद जो है वो नेगेटिव साइन लगा के कंफर्म करते हैं कि जो हमारे पास ये रेस्टोरिंग फोर्स है इस केस में वो x के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है। सो टू शो द अपोजिट डायरेक्शन वी आर यूजिंग नेगेटिव साइन, और वो मैंने यहाँ पर मेंशन भी कर दिया है। तो बी केयरफुल ऑफ दिस थिंग। अच्छा, यहाँ पर जाहिर है जैसे भी हमने देखा कि बॉडी ने ब्लॉक पॉइंट ए से, या ब्लॉक ने पॉइंट ए से मूव किया है टुवर्ड्स पॉइंट ओ और फिर ये बी की तरफ गया है, तो एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ किसकी वजह से, रेस्टोरिंग फोर्स की वजह से। लेकिन हमें पता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ हमें यह भी मालूम है कि हमारे पास F = ma होता है। तो इसका मतलब यह है कि यह जो फोर्स है जो न्यूटन्स लॉ के तहत एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रही है वो असल में कहाँ से आई है, वो असल में हमारे पास जो है वो रेस्टोरिंग फोर्स से आई है। तो दिस इज़ नॉट x बट दिस इज़ E। तो रेस्टोरिंग फोर्स हमारे पास जो है वो मौजूद है और इसने एक्सेलरेशन प्रोड्यूस किया है। तो इन दोनों इक्वेशंस को, यानी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर कर सकते हैं हम, और हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन बन रही है वो ये आ रही है कि F = -k/m × x। अब यहाँ देखें कि हमारे पास ज़ाहिर है कि k स्प्रिंग कांस्टेंट है और मैस भी कांस्टेंट है, तो इसका मतलब यह है कि k/m एक ओवरऑल कांस्टेंट हो जाएगा और कांस्टेंट है। तो इसको हम फिर रिप्लेस कर सकते हैं और यूँ लिख सकते हैं कि a = नेगेटिव कांस्टेंट x। यहाँ पर हमारे पास जो है, जैसे कि मैंने कहा कि ये अगर एक इक्वेशन है तो अगर आप कांस्टेंट इसमें से निकाल दें तो फिर ये एक रिलेशन बन जाएगी, और दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिलेशन इन योर चैप्टर। क्या रिलेशन है ये कि द अबव रिलेशन इज़ अ बेसिक कंडीशन फॉर अ बॉडी टू एग्जीक्यूट अ स्पेशल टाइप ऑफ ऑसिलेटरी मोशन कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो ये क्या बता रही है कि एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट बट इन अपोजिट डायरेक्शन। नेगेटिव साइन क्या शो कर रही है, अपोजिट डायरेक्शन को। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे पास जो है वो एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द डिस्प्लेसमेंट बट इन अपोजिट डायरेक्शन। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। जैसे मैंने आपसे कहा कि आपको जब भी यह है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिफ़ाइन करना है या देखना है कि कोई बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रही है या नहीं कर रही, जब वो ऑसिलेटरी मोशन में है, तो ये कंडीशन देखनी है आपने। अगर कोई बॉडी इस कंडीशन को फॉलो कर रही है कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ जो मैं अभी आगे डिस्कस करता हूँ, तो ये हमारे पास जो है वो फिर बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रही होगी। यहाँ पर जैसे कि अभी हमने देखा कि हमारे पास जो है वो अगर ग्राफ से इस पूरी बात को हम देखें तो हमारे पास हमें पता है कि x एक्सिस पर अगर हमने जो है वो डिस्प्लेसमेंट लिया हुआ है और y एक्सिस पर अगर हमने एक्सेलरेशन लिया हुआ है, तो जब हमारे पास पॉजिटिव साइड है या पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट्स हम देख रहे हैं तो एक्सेलरेशन की वैल्यूज़ नेगेटिव आ रही हैं, तो ग्राफ जो है वो नेगेटिव साइड पर ड्रॉ होगा। लेकिन जब हम नेगेटिव साइड की डिस्प्लेसमेंट को देखेंगे तो जो हमारे पास वैल्यूज़ आएंगी एक्सेलरेशन की वो पॉजिटिव वैल्यूज़ आएंगी, और जो ग्राफ है वो पॉजिटिव साइड पे या पॉजिटिव वाई क्वाड्रेंट में होगा।
तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये ग्राफ आपसे बार बार एग्जाम में पूछा जाएगा। तो दिस इज़ अ वेरी फंडामेंटल ग्राफ फॉर अ बॉडी टू एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो जब भी कोई बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रही होगी तो ये आपके पास जो है वो एक ग्राफ बनेगा जो डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन के दरमियान में ग्राफ है। तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। जैसे मैंने भी आपसे कहा कि हमारे पास जो अभी मैंने जो मोशन डिफ़ाइन की है सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसको आप कैसे देखते हैं या कैसे डिफ़ाइन करते हैं और उसके फर्दर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। तो बहुत एक सिंपल सी डेफिनेशन जो आपको याद रखनी है, द ऑसिलेटरी मोशन इन विच द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट बट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो ये याद रखिए कि हमारे पास जो है वो क्या सूरत हाल बन रही है कि हमारे पास जो एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा डिस्प्लेसमेंट के, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, तो वो बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करेगी। इस बेसिक कंडीशन के अलावा जो सिंपल हार्मोनिक मोशन के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये भी कभी आपसे पूछ सकता है कि भाई क्या बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो ये कुछ बातें आपने याद रखनी हैं। एक तो सिंपल सी बात यह है कि भाई बॉडी ऑसिलेटरी मोशन में है, पहली चीज़ तो यही है। दूसरी चीज़ क्या है, इट मस्ट बी एक्टिंग अपॉन अ रेस्टोरिंग फोर्स। सो दिस इज़ दी अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। यहाँ पर मैं रुक के एक बात ये करना चाहूँगा कि रेस्टोरिंग फोर्स ज़रूर एक्ट कर रही है या करनी चाहिए। तो भाई रेस्टोरिंग फोर्स अभी हमने सिर्फ एक केस में देखी जो स्प्रिंग का केस था, लेकिन जब भी कोई बॉडी आप ऑसिलेट होते हुए देखेंगे, जैसे मैंने शुरू में एग्जांपल दी थी सिंपल पेंडुलम की, तो उसमें एक रेस्टोरिंग फोर्स ज़रूर मौजूद होगी। लाइक हेयर आपके पास जो है वो इस एग्जांपल में जब आप देखते हैं तो ये सिचुएशन यानी पोजीशन 1 फर्स्ट कीजिए अगर आप लें, तो आपने कहा जी पोजीशन 1 पर या पॉइंट ए पर हमारे पास जो सिचुएशन थी वो ये थी कि वेट जो है इसका वो अपवर्ड फोर्स यानी टेंशन से बैलेंस है, इक्विलिब्रियम में मौजूद है। लेकिन जब हम इसको पोजीशन बी पर देखते हैं तो मालूम ये होता है कि फिर हमारे पास जो वेट है उसको हम रिजॉल्व कर सकते हैं उसके कंपोनेंट्स में। तो एक कंपोनेंट जैसे मैंने भी आपको दिखाया हुआ है यहाँ पर कि एक कंपोनेंट इसका ये है WX, चूँकि ये एंगल है असल में जो वर्टिकल एंगल के साथ चेंज होगा। तो ये एंगल और ये एंगल इम्पॉर्टेंट हैं। तो ये एंगल जो थीटा आपने यहाँ पे लिखा है वो एडजेसेंट है इस साइड के साथ, तो ये WX कह दें इसको आप। और ये WX जो है ये T से बैलेंस है। लेकिन जो अपोजिट साइड है, यानी ये तो एडजेसेंट साइड थी ना जो T से बैलेंस हो गई, लेकिन जो अपोजिट साइड है इस फोर्स के कंपोनेंट की यानी WY, वो किसी चीज़ से बैलेंस नहीं है। और ख़ुसूसन अगर आपने एयर फ्रिक्शन को भी कंसीडर नहीं किया है तो ये फोर्स है जो इसको वापस इसकी ओरिजिनल पोजीशन की तरफ लेके जा रही है। जिस तरह यहाँ पर जब हमने देखा कि जो ओरिजिनल पोजीशन की तरफ लेके जाती है, चाहे वो इधर से आ रही हो या इस डायरेक्शन से आ रही हो, वो हमारे पास रेस्टोरिंग फोर्स होती है। तो यहाँ पर ये WY जो है वो रेस्टोरिंग फोर्स के तौर पर मौजूद है या एक्ट करेगा। यहाँ पर भी अगर आप इसको बनाएं तो ये जो इसका कंपोनेंट है वो WY वो इसको लेके जाएगा टुवर्ड्स द मीन पोजीशन और आप कहेंगे कि ये रेस्टोरिंग फोर्स है। तो इस केस में जो हमारे पास वेट ऑफ द पेंडुलम है उसका Y कंपोनेंट एक्ट करेगा एज अ रेस्टोरिंग फोर्स। और जैसे मैंने आपसे कहा कि इजी करने के लिए कैलकुलेशंस वगैरह को हम फ्रिक्शन फोर्स फिलहाल कंसीडर नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ जो फोर्स नेट फोर्स है वो बेसिकली WY है और दिस इज़ नथिंग बट दी रेस्टोरिंग फोर्स। इसी तरीके से एक दूसरी एग्जांपल अगर आप देखें तो वो आपके पास मिसाल के तौर पर एक ब्लॉक है, वुडन ब्लॉक, जिसको आप एक टैंक ऑफ वाटर में डिप करने की कोशिश करते हैं। तो जब आपने फोर्स लगाई इसके ऊपर तो आपकी अप्लाइड फोर्स थी, लेकिन इसी फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स डेवलप हो जाती है। आप जानते हैं एस में पढ़ के आ चुके हैं, जो अपथर्स्ट है। और अपथर्स्ट क्या कर रही है, इसको रेस्टोर करा रही है इसकी पोजीशन को, यानी वापस लेके जा रही है। तो हमने कहा कि यहाँ पर जो हमारे पास जो रेस्टोरिंग फोर्स है वो अपथर्स्ट है। इसी तरीके से जब भी कोई मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी तो आपके पास ये रेस्टोरिंग फोर्स का होना ज़रूरी है। दो एग्जांपल्स मैंने डिस्कस की हैं यहाँ पर, लेकिन जैसे मैंने भी आपसे कहा कि जब भी कोई मोशन आपसे कहा जाए कि प्रूव करो या साबित करो कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है, तो उसमें ज़ाहिर है ऑसिलेटरी मोशन का होना ज़रूरी है, रेस्टोरिंग फोर्स का मौजूद होना ज़रूरी है, और
सिस्टम मस्ट पोसेसेस इनर्शिया, जैसे मैंने भी आपको कहा कि इनर्शिया का होना भी ज़रूरी है। और ये आपको पता ही है कि जो मिसाल के तौर पर ये पेंडुलम की अगर आप एग्जांपल लें तो जब ये वापस आया तो यहाँ डब्ल्यू वाई ख़त्म हो चुका है, यानी डब्ल्यू वाई की जो वैल्यू है वो ख़त्म हो चुकी है क्योंकि ये पूरे का पूरा डब्ल्यू में चेंज हो चुका है। लेकिन जो आपका पेंडुलम है या बॉब है वो यहाँ नहीं स्टॉप होता। क्यों? इसलिए कि ये बॉडी मोशन में थी और इनर्शिया इसका ये चाहता था कि ये मूव होती रहे, इसलिए ये पॉइंट ए से पॉइंट सी की तरफ गई। तो बी केयरफुल। और जब वो वापस आ रही थी तब भी यही सूरत हाल है कि ये जब वापस आ रही है तो ये मूव कर रही है, तो स्टेट ऑफ मोशन है इसका पॉइंट ए पर। तो हमने कहा कि यहाँ पर ये इनर्शिया की वजह से नहीं रुकी और टुवर्ड्स बी चली गई। तो बी केयरफुल ऑफ दिस कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया। और जैसे कि मैंने अभी आपसे कहा कि हम चूँकि चीज़ों को सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो हमने इसको फ्रिक्शन लेस भी कंसिडर करना है। बाकी तो मैंने आपको बता ही दिया कि इसका एक मेन कैरेक्टरिस्टिक तो यही था कि ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू माइनस एक्स, ये तो हमने कहा ही है। बाकी इस केस में जो टोटल एनर्जी है सिस्टम की वो भी कंजर्व रहेगी फॉर और एट एवरी instant of the motion. So this is very important. Again the same thing as we are considering a frictionless condition, तो एनर्जी का वेस्ट होने का कोई मामला नहीं है, तो टोटल एनर्जी इसकी कांस्टेंट रहेगी। इस पर हम डिटेल में बात करेंगे कि भाई जब हम इसको इधर लेकर गए तो एनर्जी में क्या कन्वर्जन हुआ और जब ये वापस आ रही है तो एनर्जी में क्या कन्वर्जन हुआ। ये सारी गुफ्तगू जो है वो इंशाल्लाह होगी। लेकिन इससे पहले कि हम किसी दूसरे साइड पर जाएं, जो अभी हमने यहाँ एक चीज़ डिस्कस की थी उसको हम देखें, और वो है हमारे पास जो हमारे पास वेलोसिटी है उसका क्या कॉन्सेप्ट है, क्या डायरेक्शन है, जो एक्सेलरेशन है उसके क्या मामलात हैं, फोर्स किस तरह से आ रही है, एम्पलीट्यूड क्या क्या फ़र्क है, ये आपको सब इस एनिमेशन में दिखता है। इस वक्त मिसाल के तौर पर आप देखते हैं कि इसकी जो मैक्सिमम आपको वैल्यू दिखाई गई है वो 5 मीटर दिखाई गई है। मैंने यहाँ फ़िलहाल फोर्स और जो है वो एक्सेलरेशन और ये सारी चीज़ें अभी नहीं दिखाई हैं। इसको अगर आप प्ले करें तो आपको पता चलता है कि बिटवीन पॉइंट -5 एंड 5 द बॉडी इज़ ऑसिलेटिंग। तो अगेन द सेम थिंग, फ्रिक्शनलेस कंडीशन है और जो है वो आपके पास बॉडी बिटवीन -5 और 5 मूव कर रही है। अब यहाँ जैसे ज़ाहिर है कि हमने एक स्प्रिंग कांस्टेंट जो है वो एक वैल्यू उसकी ली हुई है। मिसाल के तौर पर अगर इसको हम रीसेट करें और हम कहेंगे नहीं स्प्रिंग कांस्टेंट जो है वो हमने बहुत बढ़ा दिया, तो क्या होगा कि आप ये गौर कीजिए कि यहाँ पर जो सिचुएशन है वो क्या है कि स्प्रिंग कांस्टेंट जो था उसके बढ़ने से हमारे पास रेस्टोरिंग फोर्स, याद रखिए, जो है वो बढ़ गई है। तो जो इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो अभी भी वही है, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि इसकी जो वेलोसिटी है वो कंपैरेटिवली यहाँ पर चेंज हो जाएगी। और ये आप गौर कीजिए कि क्या सूरत हाल बन रही है। और इसका टाइम पीरियड भी नोट कीजिए, जो राइट हैंड साइड पे कॉर्नर में टाइम दिखाया जा रहा है, इस पर भी गौर कीजिए। तो यहाँ पर अगर मैं इसको कोशिश करूँगा पॉज करने की कि जब उसने एक कंप्लीट टाइम पीरियड लिया हो तो वो क्या है, मिसाल के तौर पर ये 2.9 के करीब कहीं है, थोड़ा सा ज़्यादा ही होगा क्योंकि ये थोड़ा सा पहले रुक गया है। तो ये हमारे पास एक सिचुएशन है। लेकिन अगर हम इसको रीसेट करके इसकी वैल्यू कम कर दें तो क्या होगा, तो हम देखते हैं कि हमारे पास टाइम पीरियड क्या हो रहा है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी थोड़ा सा गौर करें। देखें तो स्प्रिंग ने क्या जो इसकी रेस्टोरिंग फोर्स जनरेट करने की जो सलाहियत थी उसको कम कर दिया हमने एक तरीके से, तो टाइम ज़्यादा लग रहा है इसमें। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, एक तो चीज़ ये है। दूसरी चीज़ ये है कि अब हम देखते हैं कि हमारे पास फोर्स की क्या सूरत हाल है। तो हमने कहा जी फोर्स को दिखाया जाए अगर, तो देखिए कि फोर्स किस तरह से चेंज हो रही है। अभी जैसे मैंने आपको कहा कि F = kx, और यहाँ गौर कीजिए कि जो एरो है ब्लू कलर का एरो वो किस तरीके से चेंज हो रहा है। इसको थोड़ा सा कंसंट्रेट करने की ज़रूरत है, ये नोट करने की ज़रूरत है कि जैसे ही वो ऑन दी अदर साइड जाता है तो फोर्स की जो वैल्यू बढ़ती चली जा रही है। ये रेस्टोरिंग फोर्स आपको दिखाई जा रही है और आप देखते हैं कि ये फोर्स जब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पर आती है तो मैक्सिमम हो जाती है। मैं इसको दोबारा से यहाँ पॉज करने की कोशिश करता हूँ, तो ये इत्तफाक से बिल्कुल एग्जैक्टली पॉज हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास आप देखिए कि मैक्सिमम रेस्टोरिंग फोर्स है इस वक्त, जब ये एक्चुअली रेस्टोरिंग फोर्स दिखाई जा रही है। जब आप
जो है वो गुजरेंगे अपनी मीन पोजीशन से, जो ब्लू डॉट से दिखाया गया है, तो आप देखेंगे कि इसकी जो फोर्स है वो ज़ीरो हो जाएगी। मैं कोशिश करता हूँ कि इसको जो है वो यहाँ हम रोकें, और यहाँ देखें कि जब ये ब्लू लाइन पर एग्जैक्ट आएगी तो इसकी जो वैल्यू है वो ज़ीरो हो जाएगी। तो ये ज़ाहिर है कि एग्जैक्टली पॉइंट पे तो नहीं रुक रही, लेकिन बहरहाल इसकी वैल्यू यहाँ पे ज़ीरो, यानी क्या मतलब है, रेस्टोरिंग फोर्स ज़ीरो हो चुकी है। अब हमने जैसा भी बात की कि रेस्टोरिंग फोर्स अगर ज़ीरो हो गई है तो अब ये टुवर्ड्स द रेड स्पॉट क्यों जा रहा है, तो हमने कहा कि हमारे पास जो था वो ये क्या था, ये हमारे पास मोशन थी ड्यू टू दी इनर्शिया। और अगेन द सेम थिंग, जब हम नेगेटिव जो है वो -5 पर पहुँचे हैं तो क्या हो गया है, तो पता चला कि हमारे पास जो वो रेस्टोरिंग फोर्स फिर मैक्सिमम हो चुकी है, बट नाउ इन दी अपोजिट डायरेक्शन। तो ये सारी की सारी बात जो है वो हम इसी तरीके से समझ रहे हैं कि जब हम एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंचते हैं तो रेस्टोरिंग फोर्स मैक्सिमम हो जाती है, मीन पोजीशन पे ज़ीरो और दोबारा से दूसरी साइड पर फिर मैक्सिमम हो जाती है। तो ये बिहेवियर है किस चीज़ का, फोर्स का। अब अगर हम इसी के साथ साथ वेलोसिटी की बात करें, मैं फ़िलहाल फोर्स के वेक्टर को बंद कर रहा हूँ और हम देखेंगे कि वेलोसिटी किस तरह बिहेव कर रही है या वेलोसिटी की क्या सिचुएशन है। तो हम इसको रीसेट कर लेते हैं और इसको हम वेलोसिटी को देखते हैं। तो वेलोसिटी देखें, वेलोसिटी एक पिंक कलर से दिखाई गई है, और जो है वो यहाँ आप देखें कि वेलोसिटी जब आपकी एक्सट्रीम पोजीशन पर आप पहुँचते हैं ऑन ईदर साइड, तो आप तकरीबन ज़ीरो इसकी वेलोसिटी हो जाती है। यहाँ तो ज़ीरो दिखाई गई है, ज़ाहिर है मैंने इसको एग्जैक्टली यहाँ पर शायद नहीं क्लोज़ किया है तो या पॉज किया है। तो जब आप वापस जा रहे हैं तो वेलोसिटी इसकी बढ़ती जा रही है, और आप देखेंगे कि जब ये आपके मीन पोजीशन पर पहुँचेगी तो इसकी वेलोसिटी जो है वो यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू की हो जाएगी। और ये देखें कि यहाँ पर जो आपको नेगेटिव साइन दिखाया गया है वो ये कि ये डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में, यानी जितनी आपने डिस्प्लेसमेंट रखी थी उसके लिहाज से नेगेटिव वेलोसिटी है। तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। फिर आप देखें कि जब ये इधर जा रही है, यहाँ देखें क्या हुआ, यहाँ गौर करें कि जब ये टुवर्ड्स दी पॉजिटिव साइड जा रही है, टुवर्ड्स दी पॉजिटिव साइड, ये मेरा लेक्चर है एएस का जिसमें हमने ग्राफ डिस्कस किए हैं, तो उसको भी आप चाहें तो आप देखें। मैकेनिक्स का जो चैप्टर है और चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स में ग्राफ डिस्कस किए गए हैं, तो उसको भी चेक करें। तो उसमें भी हमने ये डिस्कस किया है कि जब आप टुवर्ड्स दी राइट साइड हैं तो एक्स एक्सिस चूँकि टुवर्ड्स द राइट साइड आपने पॉजिटिव लिया हुआ है, तो चाहे आप नेगेटिव रीजन में हैं, यानी आप ये देखिए कि जो इस वक्त आपको नज़र आ रहा है वो रीजन जो है डिस्प्लेसमेंट के लिहाज से वो नेगेटिव है, -4 और -3 के दरमियान में, लेकिन वेलोसिटी पॉजिटिव दिखाई जा रही है। रिमेंबर दिस थिंग दैट पॉजिटिव वेलोसिटी मीन्स दैट यू आर फेसिंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव साइड। और यहाँ देखें कि जब आप इसको बढ़ाते हुए जो है वो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अब इसकी वैल्यू क्या आ रही है, तो यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि वेलोसिटी जो है वो देखें, ये अभी तक पॉजिटिव थी और ये पॉजिटिव ही रहेगी चूँकि आप पॉजिटिव रीजन की तरफ मूव कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही आप जो है वो ऑरेंज या जो भी ये वाला पॉइंट है राइट साइड पर, उससे आप जो है जब वो वापस आना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि इसकी वेलोसिटी, इसके बावजूद कि आप कहाँ हैं, पॉजिटिव रीजन में हैं, यानी आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो पॉजिटिव है, लेकिन आपकी जो वेलोसिटी है वो एकदम से नेगेटिव आनी शुरू हो जाएगी। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके पास जो है वो जो वेलोसिटी है वो देखें उसकी डायरेक्शन, वो आप देख रहे हैं कि अगर उसकी डायरेक्शन जो है वो पॉजिटिव साइड पर है तो आपके पास जो वेलोसिटी है वो पॉजिटिव है, और अगर उसकी डायरेक्शन जो है वो नेगेटिव साइड पर है तो डायरेक्शन उसकी देखें, अब ये नेगेटिव साइड पे आना शुरू हुआ तो उसकी सारी वैल्यूज़ नेगेटिव हैं। पॉजिटिव साइड पे जाना शुरू हुआ तो चाहे आपका रीजन पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, जब अपोजिट हो गया तो चाहे आपका रीजन पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, डायरेक्शन जो है वो वेलोसिटी की नेगेटिव है। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं चाहूँगा कि आप गौर करें किसके ऊपर, हमारे पास एक्सेलरेशन और फोर्स की क्या सूरत हाल है। तो ये आपके पास जो है वो फोर्स है और ये एक्सेलरेशन है। तो आपने देखा कि इस पॉइंट पर एक्सेलरेशन मिसाल के तौर पर दिखाई गई है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक बड़ी हैरत की बात है बज़ाहिर कि साहब हम अभी देख कर आए थे कि एक्सट्रीम पोजीशन पर, अगर मैं इसको फिर चाहूँ कि
दिखा दिया जाए तो आप देखिए कि एक्सट्रीम पोजीशन पर इसकी वेलोसिटी 0 है लेकिन फोर्स मैक्सिमम है। अच्छा चलो फोर्स तो मैक्सिमम होने हमने अभी समझ ली कि रेस्टोरिंग फोर्स है वो, एक्सेलरेशन भाई कैसे मैक्सिमम हो गया? तो याद रखिए कि हमारे पास, एंड दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सेलरेशन वेलोसिटी के बराबर नहीं है या एक्सेलरेशन वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शन नहीं है। एक्सेलरेशन वेलोसिटी के चेंज के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, रिमेंबर दिस थिंग। तो चूंकि आपकी एक्सट्रीम राइट पोजीशन पर जो 5 आपने लिखा था या 5 मीटर का डिस्टेंस है, वहाँ पर जो चेंज है वेलोसिटी की वो मैक्सिमम है जो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, इसलिए यहाँ इसका एक्सेलरेशन मैक्सिमम है, नंबर 1। नंबर 2, चूंकि यहाँ रेस्टोरिंग फोर्स मैक्सिमम है इसलिए यहाँ पर जो है वो एक्सेलरेशन मैक्सिमम है। और अगर आप इसको आगे बढ़ाना शुरू करें तो आप देखेंगे कि हमारे पास जो है वो, इसको अगर आप आगे बढ़ाना शुरू करें तो आप देखते हैं कि जैसे जैसे फोर्स की वैल्यू कम हो रही है, देखें फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम से 28 और उसके बाद फिर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता आप इसको कम करते जाएं तो ये आपके पास 22, 20 जो भी इसकी वैल्यूज़ हैं वो डिक्रीज़ हो रही हैं। तो साथ में आप नोट करें कि आपकी एक्सेलरेशन की वैल्यू भी डिक्रीज़ हो रही है। इट्स नॉट इक्वल टू बट इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शन, कि अगर आपके पास जो है वो फोर्स कम होगी तो याद रखिए कि आपके पास एक्सेलरेशन भी डिक्रीज़ होता चला जाएगा, जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं हम कि एक्सेलरेशन डिक्रीज़ होता जा रहा है। और जब हम मीन पोजीशन पे पहुँचेंगे तो हमारे पास एक्सेलरेशन 0 हो गया। ज़ाहिर है कि जैसे मैंने आपको बताया कि एग्जैक्ट पोजीशन से ना हो तो इसलिए फ़ोर्स जो है वो आपके पास कुछ दिख रही है 0.1 न्यूटन, लेकिन यहाँ आप गौर कीजिए कि जो वेलोसिटी का वेक्टर है, ये देखें वेलोसिटी का वेक्टर, फिर देखें ये आपके पास मैक्सिमम है अपोजिट डायरेक्शन में और एक्सेलरेशन 0 हो चुका है मीन पोजीशन पर। तो बी केयरफुल ऑफ दिस थिंग। तो हम बेसिकली क्या दिखाना चाहते हैं कि जो अभी हमने रिलेशन की थी, जो आप यहाँ राइट साइड पर ये कैलकुलेशंस भी इसकी देख रहे हैं और ये जो कैलकुलेशंस है ये सारी आपको बता रही है कि किस तरीके से F=ma और F=kx को आप रिलेट कर सकते हैं। तो अगेन दिस सेम थिंग, जैसे मैंने भी आपसे कहा कि यहाँ पर ये 0.1 जो इन्होंने फोर्स दिखाई दी है वो बेसिकली 0 होनी चाहिए। तो दिस इज़ व्हाट वी हैव। और ये जैसे मैंने भी आपको बताया कि जब आप इसको आगे बढ़ा रहे हैं तो क्या होगा कि ये फिर दोबारा से फोर्स जो थी वो अपोजिट डायरेक्शन में बढ़नी शुरू हुई है। तो आप देखिए कि एक्सेलरेशन भी उसी डायरेक्शन में इंक्रीज़ होना शुरू हुआ है। यानी अगर आप मिसाल के तौर पर जो ये पोजीशन है, सपोज पोजीशन -3, इस पर अगर आपसे कहा जाए कि भाई एक्सेलरेशन कितना है तो आप कहेंगे 5.9 है। और किस डायरेक्शन में है तो आप कहेंगे टुवर्ड्स द मीन पोजीशन है, क्योंकि रेस्टोरिंग फोर्स जो है वो टुवर्ड्स द मीन पोजीशन है। तो हम सिंपल सी बात ये कह सकते हैं कि रेस्टोरिंग फोर्स हमेशा टुवर्ड्स द मीन पोजीशन होगी और डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन भी टुवर्ड्स द मीन पोजीशन होगा अल्टीमेटली। और ये इसी तरीके से एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। देखें जो है वो हमारे पास जो है वो एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ मैक्सिमम होना शुरू हो जाएगा। और जब हमारे पास जो वेलोसिटी मैक्सिमम होगी तो उस वक्त हम देखेंगे कि हमारे पास एक्सेलरेशन जो है वो 0 हो गया। और वेलोसिटी कब देखी थी हमने देखा था कि जब हमारे पास सूरत हाल ये थी कि यहाँ ये हमारे पास जब मीन पोजीशन पर आया था तो वेलोसिटी मैक्सिमम और एक्सेलरेशन 0 की तरफ जा रहा था और बल्कि 0 हो गया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये होपफुली आपकी समझ में आ गया होगा जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया है। और दिस इज़ अ वेरी गुड एनिमेशन टू अंडरस्टैंड दिस होल सिचुएशन। यहाँ पर आप एक और भी काम कर सकते हैं कि आप जो है वो मिसाल के तौर पर एम्पलीट्यूड कम कर दें तो आप देखते हैं कि क्या होता है। रेस्टोरिंग फोर्स जो है देखें, क्योंकि आपने उसको इतना स्ट्रेच ही नहीं किया था तो रेस्टोरिंग फोर्स डिक्रीज़ हो चुकी है। दोबारा देखें इस चीज़ को, अगर मैं इसका एम्पलीट्यूड जो है वो रीसेट कर रहा हूँ मसलन 5 पर या 4.9 पर तो देखिए कि रेस्टोरिंग फोर्स 49 आ रही है। लेकिन अगर मैं इसको कहीं यहाँ नहीं जाऊँ और मैं कहूँ कि भाई ये हमारे पास जो है वो जो डिस्प्लेसमेंट है वो ये है 1.7 है तो उस पर फिर क्या हुआ, आप देखें कि आपके पास जो रेस्टोरिंग फोर्स थी वो कम होकर सिर्फ 17 रह गई है। अच्छा ये भी एक कॉन्सेप्ट है कि भाई ये नेगेटिव का क्या चक्कर है। तो हमने कहा कि इसका मतलब ये है कि हम अब दरअसल जो अपनी ऑसिलेशन शुरू कर रहे हैं, यानी यूँ कह लें कि हम ब्लॉक को जो हम स्ट्रेच करके
लेकर गए हैं, वो बजाय इसके कि हम राइट साइड पे लेके जाते हैं, हम टुवर्ड्स द लेफ़्ट लेकर गए हैं, तो अब वो पहले टुवर्ड्स द राइट जाएगा फिर टुवर्ड्स द लेफ़्ट आएगा। लेकिन जिस तरह से मैंने आपको बताया कि एक तो टाइम पीरियड यहाँ नोट करें, टाइम पीरियड की क्या सूरत हाल है, टाइम पीरियड बढ़ गया है और हमारे पास जो है वो फोर्स जो है वो डिक्रीज़ हो गई है। और रेस्टोरिंग फोर्स क्यों डिक्रीज़ हुई है? इसलिए कि हमने स्प्रिंग को कम स्ट्रेच किया था, इसके बावजूद भी कि स्प्रिंग कांस्टेंट जो है ये वाली चीज़, इसको हमने वेरी नहीं किया, इसको हमने 10 ही रखा था। लेकिन अगर आप इसको भी वेरी कर दें, यानी इसको आप मिसाल के तौर पर और बढ़ा दें, तो आप देखें कि क्या सूरत हाल बढ़ेगी। चूँकि स्प्रिंग कांस्टेंट आपने बढ़ा दिया तो रेस्टोरिंग फोर्स इंक्रीज़ हो गई। देखें, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो अगर आपके पास जो स्प्रिंग है वो एक स्टिफ स्प्रिंग था बहुत ज़्यादा, तो इस एम्पलीट्यूड, छोटे से एम्पलीट्यूड से के लिए भी आपको उसको स्ट्रेच करना पड़ेगा, ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। नतीजा क्या है कि जो स्प्रिंग है वो भी जवाब में आपको ज़्यादा रेस्टोरिंग फोर्स देगा। और आप देख रहे हैं कि आपके पास वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रही है और तेज़ी से चेंज हो रही है और उसकी वैल्यू जो है वो डिफरेंट है। लेकिन जैसे मैंने भी आपको बताया कि अगर आप इसकी वैल्यू को कम कर दें, अब देखें कि आपके पास जो वेलोसिटी की वैल्यू है उसमें क्या सूरत हाल हुई, एक्सेलरेशन कैसे चेंज हुआ, फोर्स किस तरह से चेंज हुई। तो ऑल दीज थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक्सेलरेशन, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और फिर टाइम, ये 5 चीज़ें हैं जो आप इसमें नोट कर रहे हैं। और ज़ाहिर है उसमें फिर आपने अभी स्प्रिंग कांस्टेंट का इफ़ेक्ट भी देखा। आप ये भी कर सकते हैं कि मास ऑफ द ब्लॉक को अगर हम छोटा कर दें तो क्या होगा, तो इसका भी इफ़ेक्ट आप इससे नोट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इस एनिमेशन में मौजूद हैं और ये एक हमें शुक्रगुज़ार होना चाहिए इस एनिमेशन बनाने वाले का और इस साइट का कि जिसने हमें ये बहुत अच्छी एक एनिमेशन दी है और इसको समझने में, इस टॉपिक को हेल्प करता है समझने में। और आई होप कि आप इसको एंजॉय करेंगे और इससे एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप हो जाएगी और हो चुकी होगी। तो आई एम जस्ट स्टॉपिंग दिस डिस्कशन एट दिस पॉइंट एंड होपफुली यू हैव अंडरस्टूड व्हाट वी हैव डिस्कस हियर। जैसे मैंने आपसे कहा कि जब भी कोई मैं चीज़ें डिस्कस करता हूँ तो आप कि अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप जो है वो लाजमी तौर पर मुझसे शेयर करें और जो है वो फिर हम इसको यकीनन डिस्कस करेंगे, देखेंगे कि भाई क्या सूरत हाल है, आपकी क्या डिफ़िकल्टीज़ हैं वो आप बताइए। और अगर आप जो है वो इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन प्रेस करें ताकि जो भी नई वीडियोस मैं अपलोड कर रहा हूँ वो आपके पास आती रहें और आप इजीली अपना A2 का सिलेबस जो है वो फिज़िक्स का कम से कम कंप्लीट कर सकें। मैं इसमें न्यूमेरिकल्स भी दायरे के जो इसके हैं रिलेटेड न्यूमेरिकल्स वो भी डालूंगा, लेकिन मैं चाह ये रहा था कि हमारे पास जो सर्कुलर मोशन, ग्रेविटेशन और सिंपल हार्मोनिक मोशंस के जो एक कंप्लीट मैकेनिक्स का पार्ट है वो कंप्लीट हो जाए, तो फिर मैं A2 के क्वेश्चन इंशाल्लाह इस पर डालूंगा और अब वो आपको हेल्प करेगा। इसको शेयर करें, इसको लाइक करें और जब आप शेयर करते हैं तो ज़ाहिर आप दूसरे बच्चों को भी मौका देते हैं कि वो इसको यूज़ करें और इससे फ़ायदा उठाएं। तो होपफुली ये टॉपिक आपके आज अच्छी तरह समझ में आ गया है। और जैसे मैंने आपको बताया कि ये इस ऑसिलेशन चैप्टर का पहला लेक्चर है और इंशाल्लाह हम आगे बढ़ेंगे तो और भी कुछ चीज़ें मैं आपको दिखाता भी रहूँगा और जो है वो समझाने की कोशिश करूँगा। और जैसे मैंने भी आपको कहा कि अगर कहीं डिफ़िकल्टी आ रही है तो काइंडली आप इसको जो है वो कमेंट्स में बताएं। अगर जो है वो आपको अच्छा लगा है तो भी कमेंट्स में बताएं। और जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप इसको फॉलो करते रहेंगे तो इंशाल्लाह आप जो है वो इसमें कहीं डिफ़िकल्टी नहीं पाएंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर तक मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिए बॉस साहब। आजकल मौसम बहुत ख़राब है और ठंडा पानी और ये सारी चीज़ें जो हैं वो प्रॉब्लम कर रही हैं। डेंगू से भी अपने आप को बचाने की कोशिश कीजिए, खुसूसन कराची और सिंध के इलाक़ों में, बल्कि पूरे पाकिस्तान में ही खुसूसन डेंगू काफ़ी फैला हुआ है। तो अपने आप को बचाइए और अपने पेरेंट्स को भी डिफ़िकल्टीज़ से बचाइए और अपना ख्याल रखिए बहुत सा। सेहत है तो सब कुछ है और जो है वो आपका सेहतमंद रहना आपके पेरेंट्स के लिए भी और आपके लिए बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ाम भी आप जब भी अच्छा दे सकेंगे जब आप अच्छे सेहतमंद होंगे। तो कीप दिस थिंग इन माइंड, कॉन्सेप्ट्स अपने क्लियर करें। और मैंने पहले भी जैसे कहा है कि फ़िज़िक्स में खुसूसन वो बच्चे जो कि प्राइवेटली एग्ज़ाम दे रहे हैं और जिनके कॉन्सेप्ट्स की प्रॉब्लम है वो इन लेक्चर्स से फ़ायदा उठाएंगे।
लेकिन सिर्फ ज़ाहिर है प्राइवेट वाले फ़ायदा नहीं उठाएंगे, जो रेगुलर बच्चे हैं वो भी इससे बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं। और मैंने शुरू में कहा कि अगर आप जो है वो इसको फॉलो करते रहेंगे चैनल को, तो आपको कोई डिफ़िकल्टी इंशाल्लाह नहीं आएगी। मेरा जितना भी एक्सपीरियंस है, कोई तकरीबन 40 साल का, वो मैं चाहूँगा कि आपकी हेल्प हो उससे। इसमें कोई पैसे नहीं लग रहे आपके, लेकिन आपको लेके इसको बैठना पड़ेगा। तो काइंडली इसको टाइम बनाएं, लेके बैठें। एक दफ़ा सुनने से या देखने से ये चीज़ें शायद समझ में उस तरह से नहीं आएंगी, तो इसको एक दो दफ़ा रिपीट करें और जो है वो रिवाइज़ करें चीज़ों को, तब ये आपके अच्छे तरीके से समझ में आएगी। ओके, टिल द नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।